हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप की ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एक आपके लिए बिल्कुल नया लेसन, और वो है लेसन 12 दुग्ध रसायन, मिल्क केमिस्ट्री या डेयरी केमिस्ट्री। ठीक है, तो लेसन 12 की अपन बात करने वाले हैं आज, और उसका नाम है दुग्ध रसायन, मिल्क केमिस्ट्री या डेयरी केमिस्ट्री। अब देखो, दुग्ध रसायन के अंतर्गत आप लोगों को दूध से संबंधित, डेयरी से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं, जितने भी उत्पादों के साथ प्रोसेसिंग होती है, जो भी चीज़ें डेयरी केमिस्ट्री के अंदर आती है, उन सभी को बहुत विस्तार से अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इस पार्ट के जो नोट्स हैं उनको साथ के साथ नोट करते रहें, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आती है इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और इस सेशन में सबसे पहला टॉपिक आपके पास है दूध या मिल्क, यानी सबसे पहले आपको मिल्क के बारे में कुछ जानकारी पता होना चाहिए। और सुनो ध्यान से, मिल्क की जहाँ अपनी बात होती है तो आप लोग जानते हैं कि दूध हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इस दूध के अंदर अपने शरीर के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। यानी कि दूध जो होता है उसको एक प्रकार से संपूर्ण आहार माना गया है, यानी कि ये सभी प्रकार के पोषक तत्व अपने शरीर को प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस दूध के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, और चर्चा की शुरुआत करते हैं अपन दूध से। ठीक है, तो देखो, दूध के बारे में बात करें तो यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है, एक आवश्यक अंग है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, और जल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसे अब देखो, इतने सारे पोषक तत्व यहाँ पर हैं, इसी कारण दूध को संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो दूध को अपन संपूर्ण आहार की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसके अंदर
जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं अपने शरीर के अंदर, वो सारे के सारे पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए इसे संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये दूध के बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब दूध के बारे में अपन विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं पढ़ेंगे कि दूध को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए अलग अलग दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए इस चीज को, दूध की परिभाषा, ठीक है। तो हेडिंग है अपना दूध की परिभाषाएं। अब देखो दूध की परिभाषा की अपन बात करें तो देखो सामान्य परिभाषा क्या है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। सामान्य परिभाषा इसकी होती है कि दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल, पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है, उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। पोषण के लिए क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है भाई। तो दूध की सामान्य परिभाषा की अपन बात करें तो देखो भाई, दूध जो होता है ना वो स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु यानी कि जब बच्चा पैदा होता है किसी भी पशु को, तो उस नवजात शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए दुग्ध ग्रंथियों से जो भी तरल स्रावित होगा उसे ही अपन क्या बोलते हैं, दूध कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थी अपनी सामान्य परिभाषा, ठीक है। आगे बात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से परिभाषा। व्यापारिक दृष्टि से परिभाषा, तो देखो भाई व्यापारिक दृष्टि से परिभाषा क्या होगी, इस चीज को देख लेते हैं। तो एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से एक या एक से अधिक, क्योंकि अपन यहां पर व्यापार की बात कर रहे हैं और व्यापार में पशु अकेला नहीं होगा, वहां पर एक से अधिक पशु होते हैं। तो एक या एक से अधिक पशुओं, एक या एक से अधिक पशुओं से जिनका अच्छी तरह पालन पोषण हुआ हो, पशुओं से जिनका अच्छी तरह पालन पोषण हुआ हो, वत्स जनन के पश्चात या 15 दिन पहले 10 दिन बाद तक
शिशु जन्म, वत्स जन्म बोलो या शिशु जन्म बोलो, बात एक ही है। शिशु जन्म के 15 दिन पूर्व तथा 10 दिन पश्चात, शिशु जन्म के 15 दिन पूर्व तथा 10 दिन पश्चात, 10 दिन पश्चात जो स्वस्थ तथा ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, पश्चात जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण होता है, ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, क्षरण प्राप्त होता है, क्षरण प्राप्त होता है, उसे दूध कहते हैं, उसे दूध कहते हैं। अब देखो भाई, व्यापारिक परिभाषा इसकी जो है ना, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्या बताया गया है कि एक या एक से अधिक पशुओं से, यानी पशु एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो एक या एक से अधिक पशुओं से जिनका अच्छी तरह से पालन पोषण हुआ हो, उनसे शिशु जन्म के 15 दिन पहले और 10 दिन बाद तक, 15 दिन पहले और 10 दिन बाद, यानी 10 दिन के बाद जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, शिशु जन्म के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक और शिशु जन्म के 10 दिन पश्चात, यानी 10 दिन हो गए शिशु जन्म को, उसके बाद जो भी ताज़ा लैक्टियल स्वच्छ क्षरण प्राप्त होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दूध कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूध कहते हैं। ये इसकी व्यापारिक परिभाषा है। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि इस दूध में न्यूनतम वसा, इस दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा 3.25% तथा वसा रहित ठोस की मात्रा, वसा रहित ठोस की मात्रा 8.5% होनी चाहिए, 8.5% होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये है अपनी सामान्य परिभाषा और ये है अपनी व्यापारिक परिभाषा। ये दोनों परिभाषाएं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, तो आपको ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक दृष्टि से दूध की परिभाषा। तो भाई रासायनिक दृष्टि से दूध क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो ये परिभाषा भी अपन देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बिल्कुल इसको। ठीक है, साथ के साथ नोट जरूर करते रहें भाई, ताकि आगे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए और आसानी से आप लोग इस चीज़ को आगे भी जो है कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, चलो तो देखो आगे बात करते हैं अपन रासायनिक दृष्टि से परिभाषा, तो उसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से परिभाषा, रासायनिक दृष्टि से परिभाषा। तो देखो भाई रासायनिक दृष्टि से अपन बात करें तो दूध एक विषमांग उत्पाद है। दूध, इसकी दृष्टि से अपन बात करें तो दूध एक विषमांगी उत्पाद है जिसमें
वसा, प्रोटीन, जिसमें वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज पदार्थ, शर्करा, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव क्रमशः इमल्शन, कोलाइडी निलंबन तथा वास्तविक विलयन, कोलाइडी निलंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में, विलयन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में उपलब्ध रहते हैं। यानी रासायनिक दृष्टि से दूध की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताया है कि दूध एक विषमांगी उत्पाद है। विषमांगी मतलब इसमें अनेक अनेक प्रकार के घटक होते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं, घटक। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वसा भी हो सकती है, प्रोटीन भी होती है, शर्करा भी होती है, खनिज पदार्थ भी होते हैं और अन्य अवयव भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं जो यहाँ पर अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको विषमांगी उत्पाद अपन बोलते हैं। अब ये जो अवयव होते हैं ना, ये क्रमशः इमल्शन के रूप में भी उपस्थित होंगे, कोलाइडी निलंबन के रूप में हो सकते हैं तथा वास्तविक विलयन के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तरल प्रावस्था के रूप में ये यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना, तो ये थी अपनी दूध की 3 परिभाषाएं, सामान्य परिभाषा, वास्तविक परिभाषा और उसके बाद तीसरी अपनी आती है यहाँ पर, और वो कौन सी है अपनी? वो है अपनी यहाँ पर रासायनिक दृष्टि से परिभाषा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, अब ये तो चीज अपन ने समझ ली है। अब आगे थोड़ा सा चर्चा करें तो देखो, वास्तव में दूध की परिभाषा देते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 3 परिभाषाएं अपन ने पढ़ ली है। अब यहाँ पर एक चीज अपन लिख लेते हैं कि वास्तव में दूध की परिभाषा देते समय 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी यदि इन 2 बातों का अपन ध्यान रखें तो अपन भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये 2 बातें कौन सी है ऐसी जिनसे दूध की परिभाषा बनती है? तो देखो, पहली बात तो होती है कि परिभाषा के अंदर खीस रहित दूध आना चाहिए। यानी परिभाषा के अंदर जो दूध होगा ना, उसमें खीस नहीं होना चाहिए। परिभाषा के अंतर्गत खीस रहित दूध आना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये खीस की क्या प्रॉब्लम है? तो भाई, जब शिशु जन्म होता है ना, जब कोई पशु शिशु को जन्म देता है तो उसके तुरंत बाद जो गाढ़ा पीले रंग का दूध स्रावित होता है उसको अपन बोलते हैं खीस। तो उस खीस को आप लोग दूध की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, यानी परिभाषा के अंतर्गत खीस रहित दूध आना चाहिए, जिसको अपन कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं ना। मनुष्य के अंदर जो दूध होता है उसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं, गाढ़े दूध को। और अपन बात करें पशुओं के अंदर तो उसको खीस बोला जाता है। तो खीस रहित दूध यहाँ पर आना चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है क्या? दूसरी बात ध्यान रखनी है
कि अपमिश्रित दूध भी इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत अपमिश्रित दूध मतलब जिसमें कुछ न कुछ मिलाया गया हो बाहर से, ऐसा दूध भी नहीं आना चाहिए। अपमिश्रित दूध भी नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, तो अपमिश्रित दूध भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यानी इसके अंदर बाहर से कुछ मिलाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी अपनी दूध की परिभाषा। और दूध की परिभाषा को देने के लिए वास्तव में ध्यान रखने वाली दो बातें कि यहाँ पर एक तो खींच रहित दूध आना चाहिए और इसके अंतर्गत अपमिश्रित दूध नहीं आना चाहिए, यानी इसके अंदर कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना एक सामान्य बात दूध के बारे में, यानी दूध क्या होता है, इस दूध की तीन परिभाषाएं, सामान्य परिभाषा क्या होती है, व्यापारिक दृष्टि से परिभाषा क्या होती है, रासायनिक दृष्टि से परिभाषा क्या होती है, और वास्तव में इसकी परिभाषा देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।